Hello students, in the previous lecture we have studied the vibrations of air column in a pipe closed at one end and another one, that is the pipe open at both the ends. Now today we are going to study about the vibrations produced in a string. For that, first of all we find out the formula for the velocity of the wave which is produced on the string, and then we find out the formula for the frequency of the vibrating string. For that, we must know how the wave is produced on a string. See here, suppose a string is fixed in a two rigid supports. See here, this is the string which is fixed at the two ends. What happens whenever we plug this string? That the wave is produced. But here only one loop is produced. This is called as a fundamental frequency. Now that how that string is produced the loop? By plucking this string. ये जो स्ट्रिंग है इसको आप प्लग करके इसमें आप वेव प्रोड्यूस कर सकते, ठीक है। या तो अगर एक ट्यूनिंग फॉर्क को वाइब्रेट किया और इसके पास लाए तो ये स्ट्रिंग में वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो जाएंगे। ओके, नाउ देयर आर थ्री मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस। फर्स्ट वन, दिस वन इज द फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। इसमें क्या हो रहा है, ये स्ट्रिंग दो रिजिड सपोर्ट में फिक्स की है, ठीक है, हैविंग लेंथ L। ये स्ट्रिंग में टेंशन है, इसको अगर आप प्लग करोगे तो क्या हो जाएगा, इसमें वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो जाएंगे। दी पार्टिकल्स दे डिस्प्लेस। अभी देखो यहाँ रिजिड सपोर्ट के पास जो पार्टिकल्स है वो ज्यादा वाइब्रेट नहीं होंगे, तो एट दैट टाइम नोड इज प्रोड्यूस्ड हियर। ये दो एंड में नोड फॉर्म होगा और जो सेंटर में जो पार्टिकल्स है दे वाइब्रेट विथ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, देयरफॉर एंटीनोड इज फॉर्म हियर। ओके, नाउ दिस वन इज द फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। अभी अपन देखते कि थ्री मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस कैसे फॉर्म होंगे और वेलोसिटी क्या रहेंगी फॉर द ट्रांसवर्स वेव। यहां पर देखो, अगर एक स्ट्रिंग को आपने दो रिजिड सपोर्ट में फिक्स किया है, देयर इज अ टेंशन T इन दिस स्ट्रिंग। नाउ दिस फर्स्ट, सी दिस एनिमेशन हियर। यहाँ पर फर्स्ट डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे ओनली वन लूप इज फॉर्म। One loop is formed, it is called as a first mode of vibration. This one is the, यहाँ पे देखो two loops form हो गए, it is called as a second mode of vibration. यहाँ देखो तीन loops form हो गए, this one is called as a third mode of vibrations. Okay, now here that the transverse wave is produced here. यहाँ पर देखो आप कि that the velocity of this transverse wave, it is given by the formula V is equal to under root T upon M. अब ये T क्या है, that is the tension in the string. Okay, and M क्या है, that is the linear density or the mass per unit length. Means जो ट्रांसवर्स वेव ये स्ट्रिंग के ऊपर प्रोड्यूस हो गई है उसका फॉर्मूला है V is equal to under root T upon M. ओके, इज इट क्लियर टू यू? अभी देखो ये फॉर्मूला यूज करके अपने को डिफरेंट फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है इन अ फर्स्ट मोड, सेकेंड मोड एंड द थर्ड मोड। यहाँ पर देखो ओनली वन लूप इज फॉर्म हियर। तो वन लूप अगर फॉर्म होता है तो वी नो दैट व्हेनेवर वेव ट्रांसफर ऑन दिस स्ट्रिंग, तो ये जो दो एंड है, एक अगर क्रस्ट जा रहा है तो क्रस्ट का ट्रफ होके वो रिफ्लेक्ट होती है वेव। ओके, ये समझ में आपको? अगर आपने नहीं देखा है तो इसके पहले वाले वीडियोस देखो, वाइब्रेशंस ऑन अ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग, नोड और एंटी नोड कैसे फॉर्म होते हैं उसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो अपन अभी ये वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया V इज इक्वल टू अंडर रूट T अपॉन M। ये फॉर्मूला यूज करके फ्रीक्वेंसी इन अ डिफरेंट लूप्स, फ्रीक्वेंसी इन अ डिफरेंट मोड ऑफ वाइब्रेशन वो फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट वन दैट इज द फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन, वो ये फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन को कहा जाता है फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। तो अभी फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन में ओनली वन लूप इज फॉर्म हियर। ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग दो रिजिड सपोर्ट में फिक्स की है, ठीक है। तो फिक्स करने के बाद अगर उसको आप वाइब्रेट करते, वाइब्रेट होने के बाद एक लूप फॉर्म हो गया। लूप फॉर्म at the ends there are nodes are formed
or at the center antinode is formed because the displacement of the particle at the center is maximum and at the two ends it is minimum. So node is, दो नोड फॉर्म हो गए और एक एंटीनोड फॉर्म हुआ. ठीक है, आपको पता है कि दैट द डिस्टेंस बिटवीन द टू नोड कितना हो जाएगा, दैट इज लैम्डा बाय 2. So we can write the length of this string in terms of wavelength, that is L is equal to lambda by 2. So the for the first mode length of the string it is L equal to lambda by 2. We can write lambda, ये 2 को इधर लेके जाएंगे, so lambda it is equal to twice L. Suppose this is equation number 1. But we also know that the velocity equation v is equal to what, v is equal to n lambda, ये पता है आपको. So n is equal to क्या हो जाएगा, n is equal to v upon lambda. Now see here, it is, we can rearrange this, it is equal to 1 by lambda into v. Now for this v, we can substitute the velocity of the transverse wave. v is equal to, ये पहले find out किए थे अपन ने, v it is equal to under root t upon m. We can substitute this value of v here. तो क्या मिलेगा आपको, n is equal to 1 by 2l. यहाँ पे देखो v के जगह पे अपन ने अंडर रूट टी अपॉन एम सब्स्टिट्यूट किए और ये लैम्डा की जगह पे ट्वाइस एल सब्स्टिट्यूट किए. सो n इक्वल टू 1 अपॉन 2l अंडर रूट टी अपॉन m is the fundamental frequency and it is also known as first harmonic. Is it clear to you that fundamental frequency, it is denoted by small letter n. It is called as a first mode of vibration and the first harmonic. Fundamental frequency is also known as first harmonic. Now we see the second overtone, that is the second mode of vibration. अब second mode of vibration, string यहाँ पे दो सपोर्ट में फिक्स की है, ठीक है, वहां पर टेंशन T है और whenever it is vibrated in a second mode of vibration, that second mode of vibration is also called as a first overtone. अब देखो सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में आपको दो लूप्स मिल गए, ठीक है, ये एक लूप और ये एक लूप, ठीक है. तो दैट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज एल. अगर ये लेंथ को आपको वेवलेंथ के टर्म में लिखना है तो कैसे हो जाएगा, देखो यहाँ पर एक दैट लेंथ एल इट इज नथिंग बट इक्वल टू वेवलेंथ. आपको पता है कि एक क्रस्ट एंड एक ट्रफ दोनों में डिस्टेंस कितना रहता, कितनी वेवलेंथ, दैट इज लैम्डा. इन द सेकेंड मोड वी कैन राइट दैट लैम्डा वेवलेंथ इट इज इन द टर्म ऑफ लैम्डा 1. So the length of the string L it is equal to lambda 1. Suppose this is equation number 2 and we know the equation of velocity v is equal to n lambda. तो अभी अपन यहाँ लिखेंगे n1 lambda 1, v is equal to n1 lambda 1 in a second mode of vibration. पहले इसमें क्या लिखे थे, v is equal to n lambda. अभी वो जो लैम्डा है उसको अपन लैम्डा 1 कंसिडर करेंगे इन द सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी जो n थी उसको अपन n1 लेंगे. सो v is equal to n1 lambda 1. n1 we can write n1 it is equal to v upon lambda 1. We find out the value of this lambda 1. Lambda 1 it is equal to 1 upon lambda 1 into v हो जाएगा ये इक्वेशन. Okay, for this we can substitute, for this we can substitute under root t upon m. तो therefore n1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन l. यहाँ पे देखो for this lambda 1 we can substitute l. So 1 upon l under root t upon m हो जाएगा, ठीक है. तो अभी आपको इसको रीअरेंज करना पड़ेगा. इफ वी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 तो क्या हो जाएगा, 2 into this 1 upon 2l under root t upon m. अभी देखो ये पूरा मिला के क्या हो जाएगा आपका n. We know the value of n, that is the fundamental frequency n equal to 1 upon 2l under root t upon m. So we write here that is n. क्या हो जाएगा, it is equal to 2 into n. So the n1 equal to twice n. This is the frequency of the second harmonic or it is also called as the frequency of the first overtone. ये fundamental frequency हो गई, ठीक है.
ये n1 क्या डिनोट कर रहा है, दैट इज दैट सफिक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ ओवरटोन. n1 equal to twice of n. Twice means twice of the fundamental frequency. Okay, so first overtone is nothing but the second harmonic. Now we will see the second overtone. अब second overtone में क्या हो जाएगा, that second overtone it is formed in a third mode of vibration. अगर ये string को 3 loops अगर form हो गया आपके, देखो that is called as a third mode of vibration. एक loop fundamental frequency हो गई, then second mode of vibration first overtone हो गया, थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन सेकेंड ओवरटोन हो गया. अभी देखो सेकेंड ओवरटोन में आपको 3 लूप्स फॉर्म हो गए. 3 लूप्स मींस कितने नोड्स फॉर्म हो गए, 1 2 3 4. आपको 4 नोड्स एंड 3 एंटी नोड मिलेंगे. 4 नोड्स एंड 3 एंटी नोड मिलेंगे. फॉर दैट वी राइट दिस एल इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ. अब वेवलेंथ लिखते हुए अपन लैम्डा 2 लिखेंगे यहाँ पे. ठीक है, तो अभी देखो एक कंप्लीट लूप अगर ये क्रस्ट एंड ट्रफ, ठीक है, क्रस्ट एंड ट्रफ यहां तक का डिस्टेंस हो गया आपका लैम्डा. ठीक है, और यहाँ पे यहां से यहां तक दो नोड में का डिस्टेंस लैम्डा बाय 2. तो लैम्डा प्लस लैम्डा बाय 2 कितना हो जाएगा, 3 लैम्डा बाय 2. अब यहाँ पे लैम्डा अपन 2 कंसीडर करेंगे, सो वी राइट 3 लैम्डा 2 बाय 2. ओके, एल इट इज इक्वल टू 3 lambda 2 by 2. So the length of the string it is equal to L equal to 3 lambda 2 by 2. L2 it is equal to what? L2 it is equal to, इसको रीअरेंज करना पड़ेगा, 2 को इधर लेके जाएंगे तो lambda 2 it is equal to twice L upon 3. Is it clear to you? Suppose this is equation number 3. Now we write the velocity equation. V is equal to n2 lambda 2. Lambda 2 अभी यहाँ पे वेवलेंथ हो गई, ओके, और ये n2 इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई. So n2 it is equal to v upon lambda 2. It is equal to, we rearrange this 1 upon lambda 2 into v. अब ये v के जगह पे अपन लिख सकते हैं 1 upon it is equal to under root t upon m. ओके, सो यहाँ पे देखो 1 हो गया और ये लैम्डा 2 कितना है, ट्वाइस एल अपॉन 3. सो ट्वाइस एल अपॉन 3 यहाँ लैम्डा 2 की जगह पे रखे और v की जगह पे अपन ने अंडर रूट टी अपॉन एम रखा. सो क्या हो गया आपका, देखो ये 3 ऊपर चला गया, सो 3 इंटू 1 अपॉन ट्वाइस एल अंडर रूट टी अपॉन एम. अब दिस इज नथिंग बट द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी n. ओके, सो n2 it is equal to 3n. This is the frequency of the third harmonic, or it is also called as a frequency of the second overtone. This 2 denotes the number of overtone. Suffix 2 denotes the number of overtone. Means n2 it is equal to क्या हो गया, ये whole number क्या denote कर रहा है, that is the number of harmonic, and n is the fundamental frequency. So n2 it is equal to thrice n. समझ में आ गया आपको, ये 3 मोड ऑफ वाइब्रेशंस हो गए. एक समराइज कर लेते हैं अपन. देखो क्या क्या स्टडी किया अपन ने. फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन दैट इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में अपन ने फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला फाइंड आउट किए. सो n इक्वल टू 1 अपॉन ट्वाइस एल अंडर रूट टी अपॉन एम मिल गया आपको. ठीक है, अभी सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन दैट इज द फर्स्ट ओवरटोन और द सेकेंड हार्मोनिक. तो आपको मिला था n1 इट इज इक्वल टू ट्वाइस n. ओके, देन थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन में सेकेंड ओवरटोन दैट इज कॉल्ड एज अ थर्ड हार्मोनिक आपको मिला था, दैट इज n2 इट इज इक्वल टू थ्राइस n. अगर ऐसे आप जाओगे तो थर्ड ओवरटोन, फोर्थ ओवरटोन, वी कैन राइट द फॉर्मूला फॉर दैट. फॉर द pth ओवरटोन आपको अगर फॉर्मूला लिखना है pth ओवरटोन, हाउ विल यू राइट. ये pth ओवरटोन मींस ये p आपका नंबर ऑफ ओवरटोन हो गया. ठीक है, सफिक्स p जो है नंबर ऑफ ओवरटोन हो गया. अभी देखो यहाँ पे ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन है इट इज इक्वल टू ट्वाइस n. ये 2 को अपन कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस 1 इंटू n हो गया. ठीक है, अब ये 3 को लिखना है तो ये जो 2 है 2 में अपन ने 1 ऐड किया और दैट n, तो थ्राइस n हो गया. ऐसे ही पूरा अगर आप लिखते जाओगे तो ओवरटोन में 1 ऐड करना है और इंटू n लिखना है. तो क्या हो जाएगा, np इट इज इक्वल टू p प्लस 1 इंटू n.
For the pth overtone, we get the frequency np, it is equal to p plus 1 into n. तो अब यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है? देखो, आपको सभी इवन नंबर ऑफ हार्मोनिक्स मिल गए, ट्वाइस एन, 4n, 22n. उसके साथ साथ और हार्मोनिक्स भी मिल गए. मीन्स दस ऑल द हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट एज अ ओवरटोन इन द मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द स्ट्रेच स्ट्रिंग. स्ट्रेच स्ट्रिंग में आपको सभी टाइप्स के हार्मोनिक्स मिलते हैं एज अ ओवरटोन. ओके, समझ में आ गया आपको? इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, राइट द फ्रीक्वेंसी फॉर द 3 मोड ऑफ वाइब्रेशन. तो आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा, डायग्राम ड्रॉ करनी पड़ेगी. नाउ नेक्स्ट वन, वी हैव टू वेरीफाई द लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स. अभी वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स के कुछ लॉज हैं, वो लॉज आपको स्टडी करने हैं. इसके लिए आपको सिंपल एक ही फॉर्मूला लगेगा, दैट इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वाला जो फॉर्मूला अभी अपन ने स्टडी किए, वो फॉर्मूला यूज करके अपन लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग लर्न कर सकते. तो ये एनिमेशन से आपको पता चल गया कि अगर स्ट्रिंग में एक ही लूप फॉर्म हो रहा है, दैट इज द फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन. 2 लूप्स फॉर्म हो रहे, सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन. 3 लूप्स फॉर्म हो रहे, थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन. और सबके लिए एक ही फॉर्मूला है फॉर द फ्रीक्वेंसी, दैट इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन n इक्वल टू 1/2L अंडर रूट t अपॉन m. और इसमें आपको पता है दैट L is the vibrating length of the string, T is the tension in the string, M is the linear density or the mass per unit length. ठीक है, ये L पता है, T पता है, M पता है. अभी देखो, इसमें से कोई 2 फैक्टर को अगर आपने कांस्टेंट रखे तो फ्रीक्वेंसी के साथ तीसरे फैक्टर का क्या रिलेशन है, यही आपके लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स बताता है. ठीक है, तो अभी फर्स्ट लॉ देखते. फर्स्ट लॉ, दैट लॉ इज कॉल्ड एज अ लॉ ऑफ लेंथ. समझ में आ रहा है? अभी लॉ ऑफ लेंथ का स्टेटमेंट क्या है देखते. द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द स्ट्रिंग n is inversely proportional to the length of the vibrating string L if the tension T and the mass per unit length m are constant. Now see, the fundamental frequency of vibrating string n is given by, ये n इक्वल टू 1/2L अंडर रूट t अपॉन m, ये फॉर्मूला है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का. अगर आपने टेंशन और मास पर यूनिट लेंथ को कांस्टेंट रखे तो क्या ये कांस्टेंट है, सपोज ये 2 भी कांस्टेंट है, तो क्या रिलेशन मिलता है? दिस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/L. मींस अगर आपने फ्रीक्वेंसी के वैल्यू बढ़ा दिए तो वाइब्रेटिंग लेंथ कम हो जाएंगी. समझ में आए? अगर आपने फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कम कर दी, ठीक है, तो आपकी वाइब्रेटिंग लेंथ इंक्रीज हो जाएंगी. मींस द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग. कब रहेगा? whenever the tension and the mass per unit length are constant. This is the first law of vibrating string. फर्स्ट लॉ हो गया. अभी सेकेंड लॉ देखते. सेकेंड, यही फर्स्ट लॉ का देखो, इफ वी इंक्रीज एन, वाइब्रेटिंग लेंथ जो है वो डिक्रीज हो जाएंगे. अगर आपने एन की वैल्यू डिक्रीज किए तो लेंथ की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है इफ टी एंड एम आर कांस्टेंट. ये फर्स्ट लॉ गया. सेकेंड लॉ क्या है? और फर्स्ट लॉ को कहा जाता है, दैट इज द लॉ ऑफ लेंथ. अब सेकेंड लॉ को कहा जाता है लॉ ऑफ टेंशन. ठीक है, अभी पहले इसमें अपन ने टेंशन और मास को कांस्टेंट रखे थे. अभी सेकेंड इसमें अपन, दैट इज द, वी हैव टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन दिस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एंड टेंशन. तो इसमें अपन क्या कांस्टेंट रखेंगे? वाइब्रेटिंग लेंथ और m कांस्टेंट रखेंगे. तो so law states that the fundamental frequency of vibration of the string n is directly proportional to the square root of the tension if the vibrating length and the mass per unit length are constant. अगर आपने ये लेंथ और m को कांस्टेंट रखा तो n और t में क्या रिलेशन है? दिस n is directly proportional to the square root of t. समझ में आ गया? ये हुआ आपका लॉ ऑफ टेंशन. देखो, n is directly proportional to the square root of t if L and M are constant. Now the third one, that third law is called as a law of linear density. अभी देखो, अभी आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है रिलेशन बिटवीन n एंड m.
यहाँ पे क्या क्या कांस्टेंट रखेंगे अपन, वाइब्रेटिंग लेंथ और टेंशन, ये दो फैक्टर कांस्टेंट रखेंगे तो आपको रिलेशन क्या मिलता है, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द स्ट्रिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ मास पर यूनिट लेंथ, that mass per unit length is also called as a linear density. If tension and vibrating length of the string are constant, tension, this tension T and L are constant at that time, this fundamental frequency is inversely proportional to the square root of this linear density. This law is called as a law of linear density. Okay, N is directly proportional to 1 upon under root M if L and T are constant. In this way, uh, we can find out the three laws of vibrating string. Now, these three laws are verified by using the apparatus sonometer. ये तीनों लॉ आपको लैब में वेरीफाई करना है, इसके ऊपर प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकल आपको लैब में परफॉर्म करना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको जो apparatus लगता है दैट इज द सोनोमीटर। अब नेक्स्ट इसमें अपन देखते बाय वेरिफिकेशन ऑफ द लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग बाय यूजिंग सोनोमीटर। तो ये सोनोमीटर क्या है और सोनोमीटर apparatus कैसे दिखता है और वो सोनोमीटर apparatus यूज करके आपको ये तीनों लॉज वेरीफाई करने हैं, ठीक है। इसके ऊपर प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकल आपको परफॉर्म करना है। तो उसके लिए पहले अपन सोनोमीटर का कंस्ट्रक्शन देख लेते। ये डायग्राम है एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ सोनोमीटर, ठीक है। तो अभी सोनोमीटर क्या है देखो, अ सोनोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ हॉलो रेक्टेंगुलर वुडन बॉक्स, ये रेक्टेंगुलर वुडन बॉक्स है, इट इज कॉल्ड एज अ साउंड बॉक्स। नाउ देयर आर टू ब्रिजेस P and Q, these are the two bridges P and Q along the width of the box which can be movable पैरेलल टू द लेंथ ऑफ द बॉक्स। ये दोनों ब्रिजेस मूवेबल है, ये मूव हो सकती है वुडन बॉक्स के ऊपर, ठीक है। move parallel to the length of the box. A metal wire of uniform cross section runs along the length of the box over the bridges. यहाँ पे ये वायर है, ये या ब्रिजेस के ऊपर है और ये वायर को एक टेंशन अटैच की है, हैंगर है, हैंगर में वेट स्लॉटेड वेट अटैच की है, देखो, ठीक है। अ मेटल वायर of uniform cross section runs along the length of the box over the bridges. It is fixed at one end and its other end passes over the pulley. This is called as a pulley. पुली के ऊपर एक end fix है और दूसरा end जो है पुली के ऊपर से जा रहा है। A hanger with suitable slotted weights can be attached to the free end of the wire. हैंगर अटैच किया है और हैंगर में स्लॉटेड वेट डाले हैं, ठीक है। By changing the weights, the tension in the wire can be varied. The movable bridges allow us to change the vibrating length AB of the wire. Now, if the wire is plugged at the point midway between the bridges, transverse waves are produced in the string. यहाँ पर ये ट्यूनिंग फॉर्क के यूज से आपको ये जो वायर है इसको वाइब्रेट करना है। ट्रांसवर्स वेव इज प्रोड्यूस्ड ऑन दिस वायर, ओके। Stationary waves are produced between the two bridges due to the reflection of the transverse wave at the bridges and their superposition. Thus, portion AB of the wire between the two bridges P and Q is called as a vibrating length. And the wire can also be made to vibrate by holding a vibrating tuning fork near it. The frequency of the vibration is then same as that of the tuning fork. If the frequency of this tuning fork is equal to the frequency of this vibrating length, then at that time there is a resonance, means आपको loud sound यहाँ पे सुनाई देगा। और इसके लिए ये लॉज वेरीफाई करने के लिए एक पेपर राइडर मेथड यूज करेंगे। यहाँ पे एक पेपर राइडर रखने के बाद अगर ये वाइब्रेटिंग लेंथ जो है that is equal to the frequency of the tuning fork, resonance occur and this paper rider flutter and it falls down. In this way we have to perform the three experiment on this sonometer and we have to verify the three laws of vibrating string. अब वो कैसे करना है उसके लिए आपको लैब में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे अपन, तभी देखा जाएगा। नाउ सी द एक्चुअल apparatus ऑफ दिस सोनोमीटर। ये सोनोमीटर का ये हो गया आपका वुडन बॉक्स, ये दिस इज कॉल्ड एज द ब्रिजेस, ये वायर है उसके ऊपर और ये इसको वाइब्रेट करेंगे ट्यूनिंग फॉर्क से
और उसके बाद इसके ऊपर जो भी वाइब्रेशंस क्रिएट होंगे दैट वाइब्रेटिंग लेंथ मेजर करेंगे। ये मीटर स्केल दी हुई है। ये सभी एक्सपेरिमेंट अपन लैब में करेंगे। ओके एक समराइज अपन देख लेते कि दैट द थ्री लॉज कौन कौन से वेरीफाई करना है। दैट इज द फर्स्ट वन, दैट इज द लॉ ऑफ लेंथ। यहाँ पे टेंशन और मास पर यूनिट लेंथ को कांस्टेंट रखेंगे। सो वी वेरीफाई दैट फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/L। फ्रीक्वेंसी के वैल्यू अगर आप इंक्रीज करोगे तो वाइब्रेटिंग लेंथ जो है वो कम कम होती जाएंगी। ये जब भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा। ओनली रिमेंबर दैट इज द लॉ ऑफ लेंथ। अगर पेपर में लिखना है तो लॉ ऑफ लेंथ लिखते वक्त आपको ये स्टेटमेंट लिखना है, समझ के लिखना है। n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/L। n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L हो गया। n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/L अगर बोलते हो तो क्या हो जाएगा, n is inversely proportional to L whenever T and M are constant. And in the second law, that law is called as the law of tension. At that time we keep the L and M are constant. We find out that is frequency is directly proportional to square root of tension. And in the third one, whenever we keep that L and T are constant, that fundamental frequency is directly proportional to 1 upon under root M. In this way, we verify the three laws by using sonometer. Now next topic is the bits and its application. अभी bits क्या है और उसकी application क्या है वो देख लेते। देखो यहाँ पे bits, first of all we see what is the definition of the bits. When there is a superposition of two sound waves having same amplitude but slightly different frequencies traveling in the same direction, the intensity of the sound waves varies periodically with time. This phenomena is known as production of bits. Now see here, suppose this is one of the sound wave and this one is the second sound wave. अभी यहाँ पे देखो, the frequency of this sound wave is greater than this one, but the amplitude of these two sound waves is same. तो अगर बीट्स फॉर्म करना है तो उसके लिए कंडीशन क्या है, दोनों वेव की एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए बट स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। व्हेनेवर सच वेव्स they are moving the same direction, at that time they superimpose each other. superimpose होने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे the wave which is produced have the some points which have the less intensity and some points have a maximum intensity. Okay, now see here, these points, यहाँ पर these points have a minimum intensity of sound. और ये जो पॉइंट्स है, ये एरो जो भी जहां पर भी दिखाए हुए यहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी है। मींस मिनिमम मैक्सिमम ऐसे पीरियोडिकली आपको दिखाई दे रहा कि दैट minimum intensity, maximum intensity, the sound wave which is produced have a minimum and maximum intensity. Okay, in this way that this phenomena is called as a production of bits. अभी बिट्स कौन कौन से है देखो, एक बार फिर से देख लेते। यहाँ पे देखो दो वेव्स है जो कि उनकी दोनों की एम्पलीट्यूड सेम है बट दे हैव अ स्लाइटली फ्रीक्वेंसी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। यहाँ फ्रीक्वेंसी ज्यादा है comparative to this wave. ये दोनों wave whenever they are moving the same direction, whenever these two waves they superimpose, at that time these in less intensity and maximum intensity points are formed here, and this is called as a superposition of two harmonic waves of nearly equal frequency resulting in the formation of bits. In this way bits are formed. Now the points, अभी वैक्सिंग और वैनिंग, कुछ पॉइंट्स उसमें है देखो कि किसको वैक्सिंग कहा जाता है और किसको वैनिंग कहा जाता है। द पॉइंट्स ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी आर कॉल्ड एज अ वैक्सिंग एंड द पॉइंट्स ऑफ मिनिमम इंटेंसिटी आर कॉल्ड एज अ वैनिंग। मीन्स यहाँ के ये पॉइंट्स, दिस पॉइंट्स आर कॉल्ड एज अ वैनिंग, और जहाँ मैक्सिमम इंटेंसिटी है उनको वैक्सिंग कहा जाता है। दीज पॉइंट्स आर द waxing and these points are the waning. One waxing and successive waning together constitute one beat. अभी देखो ये waxing और ये waning, ये पूरा मिला के वन बीट फॉर्म हुआ। उसके बाद ये थर्ड वाला पॉइंट मीन्स ये waxing और waning ये मिला के दूसरा बीट फॉर्म हुआ। उसके बाद ये waxing और यहाँ कंप्लीट नहीं हुआ है, ये मिला के पूरा एक नेक्स्ट बीट फॉर्म हुआ। Okay, समझ में आ गया how the bits are formed here.
by using this waxing and waning. Whenever one waxing and successive waning together constitute one beat. The number of beats heard per second is called bit frequency. Bit frequency किसको बोलेंगे? Number of beats heard per second. Per second में जितने beats form हो रहे उसको कहेंगे bits frequency. Now bit frequency के लिए formula देखो, n equal to n1 minus n2, where capital N is the frequency of the beat, n1 is the frequency of the first sound wave, n2 is the frequency of the second sound wave. यहाँ पर देखो ये वैक्सिंग और वैनिंग मिला के एक बीट हो गया, उसके बाद ये वैक्सिंग एंड वैनिंग मिला के सेकेंड बीट फॉर्म हो गया, थर्ड वाला कंप्लीट नहीं हुआ, like this. In this way beats are formed here. These points, they are called as a waning, and maximum intensity वाले points जो है उनको कहा जाता है waxing. Okay, that n it is equal to n1 minus n2 is the formula to find the beat frequency. Now some applications, और ये beat frequency के लिए n1 और n2 में जो भी difference रहेगा, that difference gives the number of beats. अगर एक वेव की फ्रीक्वेंसी है 440 और दूसरे इसकी फ्रीक्वेंसी है 440, मीन्स 440 माइनस 440 आपका 0 हो जाएगा, वहां पर बीट्स नहीं फॉर्म होंगे. अगर दो इसमें 1 का डिफरेंस है, मीन्स 440 का एक फ्रीक्वेंसी की वेव है और दूसरी 439 की है, तो उसमें डिफरेंस हुआ 1, तो 1 बीट इज फॉर्म. लाइक that number of beats are formed, but condition is that the difference between the two frequency must be approximately equal to 10, तभी आपके beats form हो जाएंगे. Now we will see some application of the beats. The phenomena of beat is used for matching the frequencies of the different musical instrument by artist. ठीक है. Second है unknown frequency of the sound note can be determined by using the phenomena of beats. Third application है the speed of the aeroplane can be determined by using Doppler radar. The working of the radar is based on the phenomena of beats. Beats are used to detect the presence of dangerous gases in the mines. These are the application of the beats. Okay, you can watch my previous videos by clicking on the left side, or you can check out the playlist of the superposition of waves by clicking on the right side if you missed any of the video. And also don't forget to subscribe the channel. Thank you. See you next time.